भाषा संगम, तो इसमें जो हमारे इंडिया की 22 भाषाएं हैं उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि हम जब आदिवासी के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये बोलते होंगे झिंगा लाला हू करते होंगे बस। तो इंडिया में पूरी पॉपुलेशन का 1% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, आदिवासी। छत्तीसगढ़ वाले एरिया में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आदिवासी मतलब एक ही तरह के आदिवासी, उनमें क्या अलग हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, यानी कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी कम्युनिटीज मार्जिनलाइजेशन फेस करती है, इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, इसमें ये जो वर्ड है मार्जिनलाइजेशन, इसमें मार्जिन का मतलब तो हमें पता है, जो हमारी नोटबुक का एक पेज होता है उसमें साइड में एक मार्जिन होती है, ठीक है। उसका मतलब है कि वो मेन जो पेपर है उसके साइड में है, उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ भी कुछ इस तरीके से होती है, यानी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है वो उनसे कुछ अलग होती है, इसलिए उन्हें साइड कर दिया जाता है और कई बार डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉइटेशन उन्हें फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब इसके लिए हमारे लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और डाइवर्सिटी जो है वो ही हमारी क्या है, स्ट्रेंथ है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। तो अब अगर कोई मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटीज़ को इसी तरीके से साइड कर देगी, अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, अगर उनके साथ इक्वलिटी नहीं होगी, जस्टिस नहीं मिलेगी, तो फिर हमारी डाइवर्सिटी धीरे धीरे वीक हो जाएगी, यूनिटी हमारी वीक हो जाएगी। इसीलिए डाइवर्सिटी जो हमारी पहचान है, इंडिया की पहचान क्या है, डाइवर्सिटी। तो इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए हमें इन कम्युनिटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है और इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये किस तरीके से हो सकता है, सेफगार्ड इनको कैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं, सब कुछ जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में तो हम इसको समझने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या इसके लिए कर सकते हैं ताकि मार्जिनलाइजेशन ख़त्म हो सके, तो वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्जिनलाइजेशन की एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेस ऑफ पुशिंग अ पर्सन और ग्रुप टू द एज ऑफ सोसाइटी सो दे have less power, less opportunity and less participation in social, economic, political और कल्चरल लाइफ। यानी कि जब उन्हें पूरी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से साइड में कर दिया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से मार्जिनलाइजेशन होता है। मार्जिनलाइजेशन को लीड करने वाले कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। या तो कोई व्यक्ति अगर कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, ठीक है, मान लीजिए ग्रुप है जिसमें सभी एक व्यक्ति को छोड़कर सभी लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, वो व्यक्ति दूसरी लैंग्वेज बोलता है, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति कई कई मैटर में, कई डिस्कशन में उनके साथ ना हो, उसे अलग से रहना पड़े। या फिर हो सकता है उनका इंटरेस्ट अलग हो, उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस अलग हो, उनका रहने का तरीका अलग हो, लाइफस्टाइल अलग हो, कॉस्ट्यूम अलग हो। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो मार्जिनलाइजेशन को लीड करते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आदिवासी कम्युनिटी के बारे में कि आदिवासी कौन होते हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्या इनके बिलीफ सिस्टम है, क्या कस्टम रिचुअल्स वगैरह है, वो हम देखेंगे। फिर कौन सी लैंग्वेज ये बोलते हैं, क्योंकि हम जब आदिवासी के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये बोलते होंगे झिंगा लाला हू करते होंगे, बस नहीं गाइस, इनकी भी लैंग्वेज होती है, ठीक है। आदिवासी एंड स्टेरियोटाइप्स, आदिवासी को लेकर कई सारे स्टेरियोटाइप है, ठीक है। कई बार इन्हें मतलब हमेशा इन्हें कई पर्टिकुलर तरीके से ही पोर्ट्रे किया जाता है। हमें ज़्यादा इनके बारे में लाइफ के बारे में पता नहीं है, फिर भी कुछ स्टेरियोटाइप बना रखे, तो उसी तरीके से हम मान लेते हैं कि यही होगा। आदिवासीज इन डेवलपमेंट, अब जब भी डेवलपमेंट होता है तो आदिवासी कम्युनिटी को क्या डिस्क्रिमिनेशन या क्या फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम, वो हम देखने वाले हैं। क्योंकि जब भी डेवलपमेंट होता है तो एशिया एरिया में होता है जहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि आदिवासी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, जंगलों में रहती है। तो वहाँ पर जब भी डेवलपमेंट होता है, कुछ प्रोजेक्ट होता है तो उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है, तो उनके साथ क्या, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो हम देखने वाले हैं। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, कुछ ऐसी कम्युनिटी होती है जिनका नंबर कम होता है, जो संख्या में कम होती है, उनके पास कम पावर, कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो कम रिसोर्सेस होते हैं, तो इस वजह से उन्हें हम माइनॉरिटी कहते हैं। और हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया गया, उनके लिए प्रोविज़न है ताकि टायरनी ऑफ मेजोरिटी से इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इनका में मार्जिनलाइजेशन से क्या कनेक्शन है वो हम देखने वाले हैं। साथ ही हम मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन भी पढ़ने वाले हैं। मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन भी इंडिया में बहुत कम है, तो उसका मार्जिनलाइजेशन से क्या लिंक है वो हम देखेंगे। और फाइनली कंक्लूजन कि क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा, क्या हमें समझ आई बात और क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ चुका हो इंट्रोडक्शन। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हु आर आदिवासीज, आदिवासीज कौन होते हैं। आदिवासी वर्ड का अगर हम एक्चुअल मीनिंग समझने की कोशिश करें तो आदिवासी वर्ड का एक्चुअल मीनिंग होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट, ठीक है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट, यानी कि जहाँ वो रह रहे हैं वो उसके ओरिजिनल मालिक हैं,
जो ज़मीन है उसके वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, उनकी ही वो प्रॉपर्टी है, उनका ही वो ज़मीन है, जगह है। ठीक है, समझ, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हम क्या यहाँ पर बात करें। तो आदिवासी का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट। आदिवासी कहाँ पर रहते हैं, तो जनरली हम देखते हैं कि आदिवासी को एसोसिएट किया जाता है फॉरेस्ट के साथ, यानी कि आदिवासी जनरली हमें फॉरेस्ट वाले एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट एरिया हो गया, हिल एरिया होगा, यहाँ पर आदिवासी हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में पूरी पॉपुलेशन का 8% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, आदिवासीज हैं। ठीक है, 8% पॉपुलेशन आदिवासीज हैं। अब ये 8% पॉपुलेशन ये रहती कहाँ है वो भी हम देख लेते हैं। और कुछ जो इंडिया के इम्पोर्टेंट माइनिंग या इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं वो ऐसे एरिया में जहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन रहती है। जैसे अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट सेंटर्स की, इम्पोर्टेंट सेंटर्स जैसे जमशेदपुर हो गया, या फिर बोकारो, भिलाई, राउरकेला, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो ऐसी जगह पे है जहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन रहती है। अब हम ये देख लेते हैं कि इंडिया में आदिवासी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन से एरिया में देखने को मिलती है, तो हम यहाँ पर मैप की हेल्प से यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आसानी से आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। मैप में हम अगर बात करें तो ये हमारा हम यहाँ पर अभी रफ मैप बना रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर गुजरात वाले एरिया में, राजस्थान वाले एरिया में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और यहाँ पर आ जाता है मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये वाले जो एरिया हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आदिवासी पॉपुलेशन। ठीक है, महाराष्ट्र में भी। तो ये कुछ एरियाज़ हैं, ये कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के जहाँ पर आदिवासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मोस्टली सेंट्रल इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में हमें आदिवासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों को लगता है केवल ईस्ट इंडिया में ही, ईस्टर्न पार्ट में ही आदिवासी पॉपुलेशन रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे और स्टेट में भी आदिवासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, जैसे उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में मोर देन 60 डिफरेंट टाइप के आदिवासी रहते हैं। क्योंकि हमें क्या लगता है कि आदिवासी मतलब एक ही तरह के आदिवासी, उनमें क्या अलग हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आदिवासी भी कई तरीके के होते हैं। ठीक है, उनमें अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में 500 तरह के ग्रुप देखने को मिलते हैं। 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। और उड़ीसा की बात करें तो 60 से भी ज़्यादा प्रकार के आदिवासी जो पॉपुलेशन है, आदिवासी ग्रुप्स है, 60 से भी ज़्यादा तरह के वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, और असम की बात कर लेते हैं, जैसे तो वहाँ पर प्लांटेशन वर्क में बहुत सारे आदिवासी होते हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, 70 लाख लगभग यहाँ पर पॉपुलेशन है असम में। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हमने बात कर। और हाँ, आदिवासी जो हैं, जैसे हमारी नॉर्मल सोसाइटी में क्या होता है, क्लास सिस्टम होता है, हायरार्की होती है, लेकिन आदिवासी कम्युनिटी में बहुत कम हायरार्की देखने को मिलती है। अपर क्लास, लोअर क्लास सिस्टम यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद इनके बिलीफ सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये वर्शिप करते हैं। वर्शिप क्या वर्शिप करते हैं? ये विलेज की वर्शिप करते हैं, विलेज एंड नेचर स्पिरिट्स, नेचर स्पिरिट्स। उसके अलावा ये जो एंसेस्टर होते हैं, इनके पूर्वज होते हैं, उनकी भी ये वर्शिप करते हैं, एंसेस्टर्स। ठीक है, कुछ सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, यानी कुछ वृक्ष होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नेचर स्पिरिट्स का मतलब होता है जैसे कि रिवर हो गए, माउंटेन हो गए, फॉरेस्ट हो गए, तो सभी की ये पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। ठीक है, और आसपास के जो कल्चर होते हैं उनसे भी ये इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे बहुत सारे आदिवासी जो हैं वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते हैं और आसपास की कल्चर को ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, तो वो इनसे इंस्पायर है, इनसे इन्फ्लुएंस्ड है, बेसिकली हम कह सकते हैं। उसके अलावा असम और बंगाल में जो तांत्रिक ट्रेडिशन आपने देखा होगा, तांत्रिक और शक्ति ट्रेडिशन, तो वो भी आदिवासी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। लैंग्वेज की बात करें तो आदिवासी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हमें क्या लगता है कि वो बस ऐसे ही समझ जाते होंगे एक दूसरे की बात इशारे इशारे में। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस, वो एक दूसरे की बात को समझते हैं। ठीक है, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो बोली जाती है संथाली लैंग्वेज मोस्टली बोली जाती है। ठीक है,
संथाली लैंग्वेज में मैगजीन्स भी पब्लिश होते हैं, ई मैगजीन्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ गाइस, हमें लगता है कि ये जो संथाली लैंग्वेज है आदिवासी की कैसे बोली जाती होगी, तो एक ऐप है, एक ऐप के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये एक ऐप है, आई होप आपको दिख रहा होगा, भाषा संगम। तो इसमें जो हमारे इंडिया की 22 भाषाएं हैं उसके बारे में हमें देखने को मिलता है। अभी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए चल नहीं रहा है, बाकी इसमें 22 ही भाषाओं के बारे में हम जान सकते हैं, वो सीख भी सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं संथाली लैंग्वेज कैसे बोली जाती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आदिवासी एंड स्टीरियोटाइप, आदिवासी से रिलेटेड बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं। स्टीरियोटाइप यानी कि बहुत कुछ धारणाएं लोगों ने बना रखी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो क्या स्टीरियोटाइप बना रखे हैं, हमें लगता है कि आदिवासी हमेशा एक कलरफुल कॉस्ट्यूम, स्कर्ट वगैरह, हेड गियर लगाते होंगे, हाथ में भाला, हथियार वगैरह, ढोल वगैरह, नाचते रहते होंगे। ऐसा नहीं है गाइस, हम उनकी रियल लाइफ में जाकर हमने कभी देखा नहीं और हम कह देते बस कि वो बस नाचते ही रहते होंगे। ठीक है, तो क्या स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं कि उनकी कलरफुल कॉस्ट्यूम्स हैं, ठीक है, उनके हेड गियर हैं और वो हमेशा डांस करते रहते हैं। तो ये हमने कुछ स्टेरियोटाइप बना रखे हैं। और जब हमें पता है कि जब हम स्टेरियोटाइप या प्रेजुडाइजेस के बेसिस पर काम करते हैं, उसके बेसिस पर व्यवहार करते हैं, तो फिर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगी, इनका सोसाइटी में पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगा, जिस वजह से ये पीछे रह जाएंगे और धीरे धीरे वीक होते जाएंगे। तो इस तरीके से इनको डिसएडवांटेज फेस करना पड़ सकता है। तो ये आपको आई होप समझ आ चुका होगा। अब आदिवासी एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ध्यान से समझिएगा। डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो आदिवासी पॉपुलेशन है, प्री कॉलोनियल एरा में यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले आदिवासी का बहुत मतलब पावर होता था। पावर इन द सेंस कि प्री कॉलोनियल एरा की अगर हम बात करें तो आदिवासी का कंट्रोल होता था फॉरेस्ट पर। ठीक है, एक्सेस होता था, उनको नॉलेज होता था सारी चीज़ों का, चाहे वो कोई प्लांट हो, हर्ब्स हो, मेडिसिनल हर्ब हो, या फिर एनिमल्स हो, एनिमल प्रोडक्ट हो, तो सभी चीज़ों का आदिवासी को नॉलेज होता था। और ये दूसरे एम्पायर पर डिपेंड नहीं होती थी, एम्पायर्स बल्कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए इन पर डिपेंड होते थे, इतना इनका पावर होता था। और इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें, कॉन्ट्रास्ट में आज प्रेजेंट इमेज है हमारे पास। ठीक है, हमें लगता है कि ये तो बैकवर्ड है या फिर ये ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं है या फिर ऐसा कुछ, हम कई सारी धारणाएं इनके बारे में बना लेते हैं जो कि एकदम कॉन्ट्रारी है। एक समय में इनका बहुत ज़्यादा पावर हुआ करता था। ये कॉन्ट्रास्ट क्यों है, आज हमें क्यों आदिवासी जितने पावरफुल देखने को नहीं मिलते हैं? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स आते हैं कॉलोनियल एरा में तो वो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर होता है लोगों पर, कई सारे प्रोजेक्ट होते हैं तो आदिवासी को अपनी जगह छोड़नी पड़ती हैं, या फिर जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ है तो फॉरेस्ट को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कहा जाता है, जबकि फॉरेस्ट पर ओरिजिनली किसका कंट्रोल था, आदिवासी का। लेकिन सरकार कहती है कि ये तो सरकार की प्रॉपर्टी है, इसीलिए आदिवासी धीरे धीरे क्या करते हैं, उनकी जगह से उन्हें जाना पड़ता है, फिर काम ढूंढते हैं, फिर बहुत कम वेज मिलती है, फिर पुअर्टी आ जाती है। इस तरीके से सिस्टम चलता है, फिर डेप्रीवेशन होता है। अगर हम बात करें कॉन्ट्रास्ट किस वजह से हुआ है, ये फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की वजह से, पॉलिटिकल फोर्स की वजह से ये कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है जब इन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती हैं। ठीक है, डेटा की अगर हम बात करें तो फिर 50% जो है पॉपुलेशन जिनका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिन्हें डिस्प्लेस किया जाता है, उसमें से 50% पॉपुलेशन कौन होती है, ट्राइबल पॉपुलेशन होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, 2023 की रिपोर्ट है, जिसके अकॉर्डिंग भारत में 106 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, 44,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैले हुए हैं लगभग, हम बात करें अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि 1,23,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। ये जो इतना सारा एरिया आपको दिख रहा है, ये ओरिजिनली किसका था, आदिवासी का था। फिर इन्हें ये जो प्रोजेक्ट बने तो फिर इन्हें अपनी जगह से एविक्ट कर दिया गया, और अब ये अगर अपनी जगह आते हैं तो इन्हें इंक्रोचर्स कहा जाएगा, यानी कि इंक्रोचिंग आप समझते हैं कब्जा करना, तो इन्हें समझा जाएगा कि ये कब्जा कर रहे हैं ज़मीन पर। ठीक है,
ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो जब इन्हें इनकी जगह से डिस्प्लेस किया जाता है तो इनका लाइवलीहुड इनसे छीन लिया जाता है, आजीविका इनसे छीन ली जाती है, क्योंकि कंप्लीटली ये अपने फॉरेस्ट पर डिपेंड थे, अपनी जगह पर डिपेंड थे, अपने कल्चर रिचुअल ये फॉलो कर रहे थे, उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब ये इनसे छीन लिया जाता है तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये जाते हैं सिटीज़ में या विलेजेस में और वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन साइड में वर्क करते हैं, प्लांटेशन में वर्क करते हैं, और जहाँ पर बहुत कम वेजेस मिलती है इसलिए पॉवर्टी आ जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें 45% अर्बन एरिया में और 35% 45% रूरल एरिया में और 35% अर्बन एरिया में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो क्या है, बिलो पुअर्टी लाइन। बिलो पुअर्टी लाइन हम समझते हैं गरीबी रेखा से नीचे। तो बहुत सारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो फिर क्या आ जाती है, पॉवर्टी में आ जाती है। क्यों आ जाती है वो पूरी प्रोसेस हमने समझ ली है। यहाँ तक आई होप आपको सारी बातें समझ आ चुकी होगी कि क्यों आदिवासी प्री कॉलोनियल एरा में इतने पावरफुल थे, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, फॉरेस्ट पॉलिसीज आती है, प्रोजेक्ट आते हैं नए नए, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, डेवलपमेंट जब भी होता है, कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इन्हें डिस्प्लेस किया जाता है, फिर ये कहीं काम ढूंढने जाते हैं, कम वेज मिलती है, पॉवर्टी आ जाती है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन की, अब माइनॉरिटी का मतलब तो हम समझते हैं, माइनॉरिटी जब भी हम सुनते हैं तो हमें क्या पता चलता है, माइनॉरिटी का मतलब वो पॉपुलेशन, वो कम्युनिटी जो नंबर में कम है। ठीक है, लेस इन नंबर, जो न्यूमेरिकली स्मॉल होते हैं। लेकिन न्यूमेरिकली स्मॉल होने के साथ साथ इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे इनके पास पावर कम होती है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, रिसोर्सेज का एक्सेस कम होता है, एजुकेशन का एक्सेस कम होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। केवल नंबर ही एक फैक्टर नहीं है कि नंबर कम है यानी माइनॉरिटी है, नहीं, माइनॉरिटी में नंबर के साथ साथ पावर भी कम होती है, अपॉर्चुनिटी कम होती है, बहुत सारे उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिलता है। तो माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्ट किया गया है, हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो स्पेशली प्रोविजंस है कि मेजोरिटी कि टायरनी से प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं कि अगर किसी को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके राइट्स का, फंडामेंटल बेसिक राइट्स का अगर वॉयलेशन हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को क्यों प्रोटेक्ट किया जाए, ये भी तो सवाल आता है। तो मान लेते हैं कि मेजोरिटी है, तो जब भी कोई पॉलिसी बनेगी, कोई भी डिसीजन लेना होगा, तो ज़्यादातर क्या होता है कि जो मेजोरिटी उसको ध्यान में रखते हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो एक कम्युनिटी के हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जाएगी। तो इस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट तो क्या हो रहे हैं, उनके इंटरेस्ट तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, उनको कहीं ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, उनको लेकर, उनको ध्यान में रखते हुए कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही, उनको तो कुछ भी नहीं समझा जा रहा है। इसीलिए माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, इसलिए सेफ गार्ड प्रोवाइड करना इनको ज़रूरी है। अब माइनॉरिटी एंड मार्जिनलाइजेशन की बात करें तो कई सारी माइनॉरिटी कम्युनिटी होती हैं जो इसी तरीके से, जिनके बारे में स्टीरियोटाइप्स होते हैं या कुछ और तरीके से, वो भी मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन की बात करें तो इंडिया में 14.5% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब इनको भी मार्जिनलाइज्ड क्यों कर दिया गया है, मार्जिनलाइज्ड क्योंकि इनका जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा क्या है, लो है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, इसीलिए जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको भी मार्जिनलाइज्ड माना जाता है। ठीक है, और उनके बारे में स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे कि वो मतलब कि एक इमेज होती है कि वो बुर्का पहनते हैं, एक केप लगाते हैं, लॉन्ग बियर्ड रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इनके बारे में स्टीरियोटाइप रखते हैं। कई बार इन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारी तरह नहीं दिखते तो अलग होंगे, तो कुछ डिस्क्रिमिनेशन इन्हें फेस करना पड़ता है, डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है फिर ये माइग्रेशन करते हैं, आदिवासी भी माइग्रेशन करते हैं, जैसे प्लांटेशन वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्क में, तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी लोग माइग्रेशन करते हैं। फिर एक जगह जहाँ ये माइग्रेशन करते करते, मतलब एक जगह जहाँ पर बहुत सारी, उस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गेटोइजेशन। गेटोइजेशन का मतलब होता है जब एक ही ग्रुप के लोग वहाँ पर रहने लग जाए तो बहुत सारा
कंसंट्रेशन हो जाती है उस कम्युनिटी के लोगों की, तो उसे हम गेटोइजेशन कहते हैं। ठीक है, कंक्लूजन की फाइनली अगर हम बात करें तो हमने देखा कि मार्जिनलाइजेशन जो है वो कोई सिंपल सी बात नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। हर एंगल को, हर डायमेंशन को हमें देखकर चलना होता है। और जिन कम्युनिटीज़ को मार्जिनलाइज किया जाता है, कई स्टीरियोटाइप होते हैं जिस वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या उन्हें एडवांटेज नहीं मिल पाते हैं, कुछ पॉलिसीज़ होती हैं उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं किए जाते हैं, तो इस वजह से इनको सेफगार्ड करना ज़रूरी है, इनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो मुस्लिम्स एक डेटा हमारे पास आता है, जैसे अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, तो मुस्लिम्स की सारे जो रिलीजियस कम्युनिटी है सबसे कम मुस्लिम पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट है। बेसिक फैसिलिटीज़ में भी सबसे लास्ट में आता है मुस्लिम कम्युनिटी। तो बहुत सारे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लो है, तो इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन इन्हें फेस करना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या होना चाहिए वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इनके लिए सेफगार्ड बनाना ज़रूरी है। जैसे अगर हम बात करें मुस्लिम्स के लिए 2005 में सचर कमेटी बनती है, सचर कमेटी जो है ये हाई लेवल कमेटी थी, ये देखने के लिए कि किस डायमेंशन में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ ये लैग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, कुछ वे सजेस्ट किए गए। ठीक है, और इसको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई, चेयर्ड बाय जस्टिस राजिंदर सचर, जिनके नाम पर ही इस कमेटी का नाम सचर कमेटी रखा गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे। तो आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।